एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 ऑफ साइंस, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर 2 हमने लास्ट इस क्लास में डिस्कस किया था, विच इज़ डाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स, कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस, जैसे हमारी बॉडी में और बाकी प्रोसेसेस होते हैं लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, इस तरीके के जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसी तरीके से रेस्पिरेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम ब्रीद करते हैं, हम सांस लेते हैं। हमारे नॉस्ट्रल्स से, नोज़ के रास्ते से जो एयर है वो जाती है, और वो किस तरीके से आगे प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, किस तरीके से फिर वो फंक्शन करती है, एयर का क्या होता है ना, एयर का किस चीज़ में यूज़ करती है हमारी बॉडी, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। वन डे बूझो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। बूझो के ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे, तो वो उनको मिलने के लिए जाता है बस स्टॉप पे, और बहुत तेज़ी से भागता है ना, दौड़ने लगता है। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन फ्यू मिनट्स। बहुत जल्दी जल्दी दौड़ करके वो जाता है। तो ऐसा करने पे क्या होता है, ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप बहुत तेज़ी से चलते हो, है ना, ब्रिस्क वॉक करते हो, या फिर दौड़ते हो, या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, या कोई हैवी वेट लिफ्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो तेज़ हो जाती है, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हो। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस वक्त, तो इस वजह से जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से सप्लाई जो है ऑक्सीजन की तेज़ हो जाती है आपकी बॉडी में। ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो गई बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की, तो सप्लाई भी उसको देने के लिए आपकी ब्रीदिंग नेचुरली तेज़ हो जाती है। सो व्हाई डू वी रेस्पायर? इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट ह्यूमंस, बी इट एनिमल्स, प्लांट्स, सभी की बॉडी किसकी बनी हुई होती है? सेल्स की बनी होती है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनी होती है ब्रिक्स की, ईंटों की, उसी तरीके से सभी की बॉडी, हम सब की बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? सेल होती है। एक एक सेल मिला करके पूरी की पूरी बॉडी तैयार होती है। A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. This is very important कि हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस जो है हमारी बॉडी डेली परफॉर्म करती है ना, हर मिनट परफॉर्म करती है। जैसे कि न्यूट्रिशन, जो हम खाना खाते हैं, अब खाना खाते हैं तो उसका क्या होता है ना, खाना डाइजेस्ट होता है, सारी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम न्यूट्रिशन। ट्रांसपोर्ट, मतलब खाने का जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में कैसे होता है, इसी तरीके से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। एक्सक्रीशन, अब हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकलते हैं, है ना, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन, है ना, फीसेस, इन सब के फॉर्म में जो भी हमारी बॉडी में कचरा होता है वो सारा बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन होता है, लाइक ब्रीडिंग होती है ना, ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें किसमें हम देखते हैं? रिप्रोडक्शन में देखते हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। अब हमारी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी, कुछ भी करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? आपने जनरली सुना होगा कि भाई हमें खाना खाना चाहिए, हम अच्छी डाइट लेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। एक्चुअली जब हम डाइट लेते हैं तो हम जो खाना खाते हैं वो खाना जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में वो खाना सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, जो कि हमने चैप्टर 2 में डिटेल में देखा भी है। उसमें क्या होता है, खाना जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक बड़ा चंक है ना, फूड का एक बड़ा चंक है जो आपने खाया और वो हमारी बॉडी में चला गया। अब वो कई सारे छोटे छोटे ऐसे सिंपलर कंपाउंड्स में टूटता है खाना। क्यों टूटता है? क्योंकि इस खाने को क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही खाना टूटता है। किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। अगर ऑक्सीजन हम ना करें तो हमारी बॉडी में जो भी खाना है वो सारा इकट्ठा हो जाएगा, सड़ जाएगा हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये खाना जलता है, टूटता है।
और तभी इसमें से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल के आते हैं। तो अब सारी बात आती है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है हमारी बॉडी में। तो यहीं पे रेस्पिरेशन कम इनटू द लाइट। जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, यानी जब हम ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है क्या, ऑक्सीजन। कैसे, जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, अब ये ऑक्सीजन चला गया हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जाके इसने जहाँ जहाँ भी फूड पार्टिकल्स हैं, जो भी फूड का जो कंटेंट है उसको बर्न करना शुरू किया, उसको जलाना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। जब ये प्रोसेस होता है उसी वक्त एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। इवन वेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। हम जब सो भी रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कैन यू से वाई आर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि हम कुछ खाते रहें, समय समय पर हमें कुछ खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। एक्चुअली फूड में एनर्जी है क्योंकि फूड में वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब यही जो एनर्जी है ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस की वजह से रिलीज होती है हमारी बॉडी में। Therefore, all living organisms respire to get energy from the food. During breathing, we breathe in air. हम जब सांस लेते हैं तो हम एयर को इनहेल करते हैं। You know that air contains oxygen. अब एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। We breathe out air in which is rich in carbon dioxide. और जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल मतलब सांस बाहर निकालना, सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो उस एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि वाइल ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीद in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. तो ये जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये ऑक्सीजन आप समझिए बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता है। सेल इतने छोटे होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियन बिलियन से भी ऊपर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो एक एक सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और यहीं पे फूड को ब्रेक डाउन करता है कौन, ऑक्सीजन। एक एक सेल में जा करके फूड को ब्रेक डाउन करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, यही जो सेल के अंदर जो होता है ना, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है ना, सेल के अंदर हो रहा है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब बेसिकली रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। अभी हमने बात कर ली ऑक्सीजन की, है ना, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बट ऐसा नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो अभी देखते हैं कि कैसे होता है ये। देखिए 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को आप ऐसे याद रखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है ऑर्गेनिज्म। वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना ही रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो वेरी सिंपल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम भी क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। प्लांट्स भी यही करते हैं, एनिमल्स भी यही करते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो कि एयर की एब्सेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, उनको एयर की ज़रूरत नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, एनारोब्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस तरीके का रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ईस्ट, है ना। ईस्ट जो है वो एयर की एब्सेंस में ही सर्वाइव करता है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई, इनके भी बॉडी में तो सारे फंक्शंस होते होंगे, तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। इनकी बॉडी में क्या होता है, दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है, और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब फूड, ठीक है, जहाँ भी ग्लूकोज मेंशन होगा उसका मतलब होता है, अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो उसका मतलब होता है फूड। फूड को किस में ब्रेक डाउन करता है? ये एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को ये इस्तेमाल करता है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो फूड जो है वो बर्न होता है, तो क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, गैस, और वाटर भी रिलीज होता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं। Yeast are single-celled organisms. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. तो ईस्ट क्या करते हैं? इनका काम ही होता है बेसिकली फर्मेंटेशन करने के लिए, खमीर उठाने के लिए, या फिर इनको बहुत कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है एल्कोहल्स इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे वाइन्स, बियर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका काम ही है कि ये क्या बनाते हैं? एल्कोहल, शुगर्स को किसमें चेंज कर देते हैं? एल्कोहल में। साथ ही साथ ये बेकरी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके यूज़ की वजह से ही जितने भी ये ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें इतनी फ्लफ़ी और इतनी स्पॉन्जी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बेकरी आइटम्स को बनाने के लिए जो आटा होता है ना, जो डो होता है, जो भी मिक्सचर होता है, उसमें जब इनको मिला दिया जाता है तो ये जो CO2 गैस होती है ये जाके आटे में मिल जाती है, जो डो होता है उसमें मिक्स हो जाती है। अब ये क्योंकि ये गैस है तो ये वहाँ पे आटे में जाके बबल्स बना देती है, और आटा जो है वो रेज हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो फ्लफ़ी हो जाता है। उसकी जो भी अब चीज़ें बनेंगी वो सारी क्या बनेंगी? स्पंजी बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी। आर मसल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। कभी कभी हमारी मसल्स भी एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं। एक्चुअली उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जैसे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एक एक मसल को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, उतनी सप्लाई हम दे नहीं पाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे क्या होता है? डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई, क्योंकि बहुत हाई डिमांड ऑफ एनर्जी आ जाती है। किस किस प्रोसेस में? जैसे कि कोई हैवी एक्सरसाइज करता है, या फास्ट रनिंग, या साइकिलिंग, वॉकिंग, बहुत घंटे तक अगर आप साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो फिर डिमांड ऑफ एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ये एनर्जी इज़ लिमिटेड। बट हम उतनी सप्लाई तो प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं, एनर्जी तो उतनी ही मिल रही है हमारी बॉडी को, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. तब हमारी मसल के जो सेल्स हैं वहाँ पे एनारोबिकली रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, ताकि डिमांड जो है एनर्जी की वो मीट अप हो सके, वो पूरी की जा सके बॉडी की। तो उस वक्त क्या होता है? ग्लूकोज जो कि मसल्स में होता है, हमारी जो मसल्स हैं, जब एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करते हैं, हम इस तरीके का हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो मसल्स जो है इन्वॉल्व हो जाती है ना। हम कैसे लिफ्ट करते हैं वेट, या हम कैसे वॉकिंग, रनिंग, ये सब किसकी मदद से करते हैं? मसल्स की वजह से करते हैं। तो मसल्स में जो ग्लूकोज, जो फूड अवेलेबल होता है, उसको अब ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी भी रिलीज होती है। ये एनर्जी प्रोवाइड होने लगती है हमारी बॉडी को, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना ज़्यादा, तो ये एनर्जी मिलने लगी। साथ ही साथ क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनने लगता है। क्यों लैक्टिक एसिड बनता है? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पा रहा है, मतलब पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज मीन्स फूड का पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कब होगा? जब ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है ज़्यादा, तो आधा ही ब्रेक डाउन होता है। और जब फूड आधा ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज जो है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, तो वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, और यही एसिड हमारे मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। तो जब भी आप एक्सरसाइजेस के बाद आपने नोटिस किया होगा कि क्रैम्प्स आ गए हैं, लोग कहते हैं ना मसल्स क्रैम्प्स पड़ गए हैं, तो ये क्रैम्प्स क्या हैं? उन हिस्सों पे लैक्टिक एसिड जमा हो गई है, और वो लैक्टिक एसिड की वजह से दर्द होता है वहाँ पे। अब ये रिलीफ कैसे मिलता है लैक्टिक एसिड से? वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर दी हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। जब उस हिस्से पे मसाज मिले या फिर हॉट वाटर बाथ आप लेते हो, तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है,
और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है तो उस हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचने लगता है, ब्लड पहुंचता है, ब्लड के साथ होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहाँ पे जो पार्शली ब्रेक डाउन जिसका हुआ था ना फूड का, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बना था, वो लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाता है और वो लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है फूड का वहाँ पर, और क्या रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं उसको कहा जाता है ब्रीदिंग रेट। एक सांस का मतलब ये है कि एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सहेलेशन, इसको बोलते हैं पूरा वन ब्रीथ। एक बार अंदर खींचना सांस, एक बार बाहर छोड़ना, इसको बोलते हैं एक बार सांस लेना, वन ब्रीथ। तो एक मिनट में आप कितनी बार ऐसा करते हैं इसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन है, नॉर्मली उनका ब्रीदिंग रेट कितना जाता है, 15 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट जाता है, एक मिनट में इतनी बार सांस लेते हैं। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, वो जनरली एक मिनट में 20-21 बार, एक टॉडलर 20-21 बार ब्रीथ करता है। तो ऐसा क्यों होता है, डिफरेंस क्यों है, ये सभी लोग इक्वली क्यों नहीं ब्रीथ करते हैं? रीज़न उसका ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लंग्स में स्पेस कम होती है, क्योंकि उनकी बॉडी छोटी है, बॉडी के अकॉर्डिंग ही उनके ऑर्गन्स भी छोटे हैं, तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए स्पेस कम है, तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि वो एक्सचेंज जल्दी जल्दी हो सके। On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. अब जब heavy exercise करते हैं, walking, running वगैरह करते हैं, तो breathing rate increase हो जाता है, कितना पहुंच सकता है, 25 times per minute. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. ना सिर्फ हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं हैवी एक्सरसाइजेस के समय पे या रनिंग के समय पे डीप ब्रेथ्स लेते हैं, मतलब गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस लेने से क्या मतलब होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन, एक बार में ज़्यादा ऑक्सीजन खींचती है हमारी बॉडी। ओके, अब ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली हैं। अब बात करते हैं कि ब्रीदिंग होती कैसे है हमारी बॉडी में, मतलब मैकेनिज्म क्या है पूरा इसके पीछे। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आर नॉस्ट्रिल्स। तो हम जो सांस लेते हैं वो शुरू कहाँ से होता है, वो हमारे नोज़ वाले एरिया से शुरू होता है। जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, जो 2 ओपनिंग्स होती हैं नोज़ के आगे, वो उनको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स से हम हवा को खींचते हैं अंदर की तरफ। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. अब ये nasal cavity क्या है? Nasal cavity वो हिस्सा है जो हमारी नाक से होते हुए जाता है और आगे जो है वो कनेक्ट होता है लंग्स से जाके। जैसे हमने चैप्टर 2 में डाइजेशन इन एनिमल्स में देखा था, ओरल कैविटी हमारा जो माउथ वाला हिस्सा है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है डाइजेशन की, हमारे माउथ से। माउथ वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं ओरल कैविटी। उसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो वो शुरुआत कहाँ से होती है, नेज़ल कैविटी से, जो हमारा नोज़ वाला एरिया है। फ्रॉम द नेज़ल कैविटी द एयर रीचेज आर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब यहाँ से नोज से, नॉस्ट्रिल से हवा खींची, फिर वो कहाँ चलेगी, विंड पाइप में। विंड पाइप जैसे फूड पाइप होता है ना, ओरल कैविटी के बाद फूड पाइप आता था, फूड जाता है उस फूड पाइप के थ्रू नीचे स्टमक तक, उसी तरीके से विंड पाइप में चली गई हवा। लंग्स आर प्रेजेंट इन दी चेस्ट कैविटी। अब जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है उसको कहते हैं चेस्ट कैविटी, वहाँ पे लंग्स होता है। अब ये हवा कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। अब ये जो कैविटी है चेस्ट कैविटी, इट इज़ सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। चेस्ट कैविटी के दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, रिब्स होती हैं। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। इसको देखते हैं हम फिगर में। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा पूरा नेज़ल पैसेज। ये होता है नेज़ल कैविटी, ठीक है। यहाँ से हवा हम इनहेल करते हैं नोज से, नॉस्ट्रिल से अपनी। फिर ये होती है विंड पाइप, ठीक है। अब इस विंड पाइप के थ्रू जो हवा है वो कहाँ पहुँच जाती है, लंग्स में, ठीक है। लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी, ये है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में होते हैं लंग्स, और लंग्स के दोनों साइड होते हैं रिब्स। ये देखिए इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये होता है रिब। रिब केज बोलते हैं इसको,
पूरा, क्योंकि एक पूरा केज टाइप का बना दिया जाए, एक पिंजड़ा टाइप का होता है, इसलिए इसको रिब केज कहते हैं। दोनों साइड्स पे ये होता है, ठीक है। और नीचे देखिए ये जो फ्लोर पे दोनों रिब्स के नीचे जो ये एक मस्कुलर शीट होती है, इसको कहते हैं डायफ्राम। तो ये पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब होता क्या है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिए, एक बार में ही आप अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं कि रेस्पिरेशन में किस तरीके से प्रोसेस होता है। जब हम सांस खींचते हैं अंदर की तरफ, आप ये प्रैक्टिकली भी अभी इसी वक्त करके देखिए, आप एक बार इनहेल करिए और महसूस करिए कि क्या होता है। जब आप इनहेल करते हो तो आपका जो रिब केज है, जो रिब्स हैं, जो चेस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे आप हाथ रखकर अगर देखोगे, आपको ऐसे भी महसूस होगा देखने से ही कि आपका जो चेस्ट वाला एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता है। ये क्यों उठता है, क्योंकि रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, फैलते हैं, ठीक है, फैलते हैं और ऊपर की तरफ उठते हैं। और इसी वक्त क्या होता है, डायफ्राम जो नीचे मस्कुलर शीट देखी थी ना रिब्स के नीचे, वो क्या होता है, डाउनवर्ड मूव करता है, मतलब वो नीचे की तरफ खिसकता है। तो रिब्स क्या है, ऊपर की तरफ खिसके बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ उठते हैं, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ दबता है। तो बीच में जो लंग्स वाला एरिया है वहाँ पे हिस्सा जो है, स्पेस जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर के लिए वहाँ पे स्पेस बनानी होती है। द एयर रशेज इनटू द लंग्स, और फटाफट से खूब सारी एयर लंग्स में चली जाती है। अब लंग्स जो है वो फिल हो जाता है एयर से। फिर जब आप सांस छोड़ते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, इसका जस्ट उल्टा होता है। अब जो रिब्स ऊपर की तरफ उठे थे, बाहर की तरफ फैले थे, एक्सपैंड हुए थे, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब अब वो नीचे की तरफ जाते हैं, सिकुड़ से जाते हैं। और जो डायफ्राम है, जो नीचे की तरफ गया था ताकि जगह ज़्यादा बन सके वहाँ पे, वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब वहाँ पे जगह कम हुई और इसी वजह से जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है या जो एयर है वो बाहर की तरफ निकल गई, हमारी नॉस्ट्रल से हम उस हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से पूरा इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। एक बार इनहेलेशन के समय पे एक्सपेंशन होता है चेस्ट कैविटी का, फैलती है चेस्ट कैविटी, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा बनती है और एयर लंग्स के अंदर अच्छे से जा पाती है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के समय पे चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और हवा जो है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर आ जाती है। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस अनवांटेड पार्टिकल्स। अब जो हम सांस लेते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही होती है, उसमें और अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं। स्मोक होता है, डस्ट होती है, पॉलेंस होते हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आर नेजल कैविटी। हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर जो छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं ना, वो हेयर्स किस लिए होते हैं, ताकि जब हम सांस लें तो जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो सारी वहीं हेयर में स्टक हो जाएं, वो अंदर ना जा पाएँ नेजल कैविटी से। फिर भी अगर कोई भी पार्टिकल अंदर चला जाता है तो उससे हमारी जो नेजल कैविटी है वहाँ पे इरिटेशन शुरू हो जाती है और फटाफट से स्नीजिंग शुरू हो जाती है। स्नीज करते हैं तो वो जो फॉरेन पार्टिकल है, जो डस्ट पार्टिकल है, वो बाहर की तरफ आ जाता है, वो हमारी बॉडी में अंदर नहीं जा पाता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या बता सकते हैं, नेजल पैसेज मीन्स नेजल कैविटी, जिसमें क्या होता है, नोज होती है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है, और नॉस्ट्रल्स के अंदर जो हेयर्स होते हैं ये सारे नेजल कैविटी के ही पार्ट्स हैं। उसके बाद विंड पाइप, जिसको हम फेरिंग्स भी कहते हैं, फिर उसके बाद ट्रैकिया के थ्रू होते हुए लंग्स, ठीक है, लंग्स में जाती है हवा, और उसके साथ साथ ये रिब्स और डायफ्राम भी इसी सिस्टम के पार्ट हैं। देखिए इसी प्रोसेस को यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से समझाया गया है। इनहेलेशन में क्या होता है, जब इनहेलेशन मतलब जब हम हवा खींचते हैं अंदर, अब हवा अंदर आ रही है तो क्या होता है, रिब्स जो हैं वो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ उठते हैं और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, तो बीच में स्पेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि डायफ्राम देखिए ऊपर की तरफ चढ़ गया है ना, रिब्स से जाके टच हो रहा है और रिब्स भी जो है अंदर की तरफ
कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो जगह जो है वो कम हो गई है, तो इसी वजह से एयर जो है वो बाहर की तरफ फोर्स हो जाती, पुश कर दी जाती है बाहर। एक्टिविटी 10.5, इसमें एक वाइड प्लास्टिक बॉटल लेनी है और उसको बॉटम से कट कर देना, मतलब बॉटम उसका ओपन कर देना है। फिर एक वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब लेनी है, ठीक है। किस तरीके की? वाई शेप्ड की लेनी है। देखिए इस फिगर में देखिए, है ना, प्लास्टिक की बॉटल ली और एक वाई शेप्ड की इस तरीके की प्लास्टिक ट्यूब लेनी है और उस ट्यूब को इस बॉटल के अंदर डाल देना और इसके दोनों एंड्स में बलून लगा देना है, ठीक है, डिफ्लेटेड बलून जो कि फूले हुए ना हो। और बॉटल के अंदर इस ट्यूब को डालने के बाद बॉटल को ऊपर से एयर टाइटली सिक्योर कर देना है, लॉक कर देना है। जो नीचे वाला हिस्सा है जो हमने काट दिया था, यहाँ पे एक प्लास्टिक की या रबड़ की शीट लगा देनी है। अब क्या करना है कि एक बार आप इस रबड़ शीट को बाहर की तरफ पुल करिए, ठीक है, बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, एयर जल्दी जल्दी इस पाइप से अंदर घुसेगी और क्योंकि बाहर और बगल का सारा एरिया लॉक है तो सीधे सिर्फ पाइप से ही एयर खींचेगी और इन बलून्स के अंदर चली जाएगी और ये बलून्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और जब आप इस डायफ्राम को मीन्स जो रबर शीट है जो कि यहाँ पे डायफ्राम का रोल प्ले कर रहा है, जब इस रबर शीट को हम अंदर की तरफ पुश कर दें तो क्या होगा, ये हवा यहाँ से बाहर की तरफ इस पाइप से बाहर निकल जाएगी और जो बलून्स हैं वो पिचक जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की एक्टिविटी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बलून्स हैं उनको किसको शोकेस कर रहे हैं, ये लंग्स को शोकेस कर रहे हैं। और ये जो रबर शीट है ये किसको शोकेस कर रही है, ये डायफ्राम को शोकेस कर रही है। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, देखिए यहाँ पे एक टिप मेंशन है, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम। प्राणायाम एक यौगिक क्रिया है जो एक नॉर्मल एक एक्सरसाइज की तरीके से हम इसको कर सकते हैं। किस लिए? टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा एयर को होल्ड करने की, खींचने की, ये सारी कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है। नाउ इन एक्टिविटी 10.6, टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और एक ग्लास या प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। अब इस प्लास्टिक की बॉटल में, ग्लास बॉटल में जो भी आप लें, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले लीजिए। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहते हैं। क्या करना है, इसमें एक स्ट्रॉ डाल देनी है, देखिए यहाँ पे इमेज में मेंशन है ना। एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें लाइम वाटर ले लिया, स्ट्रॉ से क्या करना है, फिर ब्लो करना है स्ट्रॉ से, मतलब हवा मुंह से आप ब्लो करिए तो हवा जो है लाइम वाटर में जाएगी स्ट्रॉ के थ्रू होते हुए। तो क्या होगा इस केस में, एक्चुअली जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम ब्लो करेंगे इस स्ट्रॉ से लाइम वाटर में तो CO2 निकलेगी और CO2 जब हम एक्सेल करेंगे तो CO2 किस में मिक्स हो रही है, लाइम वाटर के साथ मिक्स होती है। तो रिएक्शन कुछ ऐसी बनेगी, CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस मीन्स लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या मतलब है, ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की टर्न हो जाएगा, मतलब दूधिया सा दिखने लगेगा। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का एक तरीका है। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिकॉज लाइम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स मिल्की। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसका अपीयरेंस क्या होता है, मिल्की कलर का होता है, दूधिया दिखता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर में कितना परसेंटेज होता है, जो सांस हम अंदर लेते हैं उसमें कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है, 21%। और एक्सहेल्ड एयर में कितना होता है, मतलब जब हम एक्सहेल करते हैं तो भी जो हम हवा बाहर निकालते हैं अपनी नॉस्ट्रिल से उसमें भी ऑक्सीजन का कंटेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जितना ऑक्सीजन हमने इनहेल किया वो सारा का सारा बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, कुछ जो परसेंटेज है वो बाहर भी आ जाता है। कितना, 16.4%। इसी तरीके से जब हम इनहेल करते हैं तो कुछ परसेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम इनहेल करते हैं, क्यों, क्योंकि एयर में सारी गैसेस मिक्स होती हैं। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कितना परसेंटेज बाहर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 4.4%। तो ये पूरी हमने समझ लिया कि ब्रीदिंग ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। अब देखते हैं कि एनिमल्स में कैसे कैसे होता है ब्रीदिंग का प्रोसेस, क्योंकि एनिमल्स में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब जैसे कुछ इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में अलग तरीके से वो ब्रीथ करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस वगैरह हैं, या जो अर्थवॉर्म्स हैं, ये कुछ अलग तरीके से करते हैं। प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं।
ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, ये सारे भी जो है चेस्ट कैविटीज़ में इनके लंग्स होता है और इसी तरीके से ये ब्रीथ करते हैं। इनके पास लंग्स होता है, इनकी चेस्ट कैविटी होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स रेस्पायर करते हैं उसी तरीके से ये भी रेस्पायर करते हैं। तो अब कॉकरोच की बात आती है यहाँ पे, कॉकरोच या दूसरे इंसेक्ट्स किस तरीके से रेस्पायर करते हैं। इनकी बॉडी में साइड्स में ओपनिंग होती है, तो इस ओपनिंग से क्या होता है, एयर अंदर चली जाती है, ठीक है ना। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकी फॉर गैस एक्सचेंज। देखिए इस कॉकरोच की जो ये फिगर मेंशन है, ट्रेकियल सिस्टम गिवन है, यहाँ पे साइड्स में इनकी बॉडी में होती है ओपनिंग, यहाँ से हवा अंदर जाती है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं। और फिर ये हवा कहाँ जाती है, पूरा ये ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा एयर ट्यूब्स होती हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू दी स्पाइरिकल्स इनटू दी ट्रैकियल ट्यूब्स। अब इन ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर हवा जो है, जो कि ऑक्सीजन में रिच है, वो चली जाती है और बॉडी टिश्यू और सेल्स में एक एक सेल में पहुंच जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, अब इन्हीं सेल्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ से, इन्हीं ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होता हुआ स्पाइरिकल्स से बाहर निकल जाती है। तो दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकी आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। किसी भी एनिमल कैटेगरी में और इस तरीके का सिस्टम नहीं होता है। ट्रैकियल ट्यूब्स वाला जो सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर देखा जाता है, जो कीड़े होते हैं उनके अंदर इस तरीके से ब्रीदिंग होती है। अब बात करते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म किससे ब्रीथ करते हैं, अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, मतलब जो एयर का एक्सचेंज होता है, आना जाना आवागमन जो होता है वो स्किन के थ्रू होता है। इसी वजह से इनकी स्किन, आप अगर इसको टच करते हैं अर्थवॉर्म को, तो बहुत स्लिमी और बहुत मॉइस्ट लगती है। इसी जगह फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स के पास लंग्स होते हैं, दे कैन वेरी वेल रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स, बट ये स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं। बूजो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस, दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स व्हाइल मूविंग अपवर्ड्स। तो वेल्स और डॉल्फिन्स ये हैं, तो ये रहते तो पानी में हैं, बट ये होते मैमल्स हैं। सो दे ब्रीथ एयर इनटू देयर लंग्स जस्ट लाइक वी डू। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं उसी तरीके से वेल्स और डॉल्फिन्स भी सांस लेते हैं। दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर लाइक फिश कैन एज दे डू नॉट हैव गिल्स। तो इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, जैसे फिशेज में गिल्स होते हैं ना, फिश किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, बट इनके पास गिल्स नहीं होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स, ये अपने नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, और ये नॉस्ट्रल्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, इनकी बॉडी में एकदम हेड पे लोकेटेड होते हैं, बिल्कुल सर के एकदम ऊपर टॉप पे लोकेटेड होते हैं। इसी वजह से जब ये बाहर आते हैं, वाटर सरफेस पे आते हैं, तो इनके सर के ऊपर से फाउंटेन सा निकलता है। वो फाउंटेन किस वजह से निकलता है, क्योंकि ये रेस्पायर करते हैं, और नॉस्ट्रल्स इनकी कहाँ पे होती हैं, सर के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर की तरफ होती हैं। कि जो फिशेस हैं वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, फिशेस रेस्पायर थ्रू द प्रोजेक्शंस ऑन द स्किन। स्किन में बाहर ये स्किन का ही प्रोजेक्शन होता है फिशेस की बॉडी में, इसको कहते हैं गिल्स, और इस गिल से ये रेस्पायर करते हैं पानी के अंदर ही। पानी में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसी ऑक्सीजन को ये यूज़ करते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? येस, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स भी बिल्कुल हमारी तरह रेस्पायर करते हैं। हमारी तरह से मतलब है कि इनके पास लंग्स नहीं है, बट इनकी लीव्स में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा कुछ पोर्स होते हैं, है ना, छेद होते हैं, और ये छेद कहाँ पे होते हैं, इनके हर एक पार्ट में। जनरली जो लीव्स हैं, जो स्टेम्स हैं, यहाँ पे स्टोमेटा अवेलेबल होता है, और स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और उससे मतलब रेस्पायर करते हैं, हम अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जिस तरीके से ह्यूमंस करते हैं, हम सभी करते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है, और ये जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्टोमेटा से बाहर की तरफ चला जाता है। सो प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो रूट्स हैं जो कि सॉइल के अंदर होती हैं, वो किस तरीके से क्योंकि हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो रूट्स कैसे रेस्पायर करता है, रूट्स जो है मिट्टी के अंदर ही रेस्पायर करते हैं। मिट्टी में कुछ छेद होते हैं ना, स्पेसेस होते हैं,
मिट्टी कैसी होती है, पोरस होती है ना। एक अच्छी मिट्टी की क्वालिटी ये है कि उसके अंदर जो प्लांट की रूट्स हैं वो अच्छे से सांस ले सकें। उसी मिट्टी में प्लांट एक अच्छी ग्रोथ ले पाता है। अगर आप किसी प्लांट में, कोई पॉट में प्लांट लगाया और उसको पानी से एकदम ढक दीजिए, बहुत दिनों तक वो पानी उसमें पड़ा हुआ है, पानी निकल ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब मिट्टी पोरस नहीं है। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज रुक गई। उस तरीके की मिट्टी में हवा का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है और रूट्स सांस नहीं ले पाएंगे, तो वो प्लांट मर जाता है। सो इन द एंड वी come to the point that respiration is a vital biological process. It is a vital means कुछ ऐसा कि जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन से। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट फिनिश कर लिया है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वो डाउट सॉल्व कर दूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।